हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वानखेड़े और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स इकोनॉमिक्स क्लास 12th का। इसमें हमने लास्ट वीडियो में एग्रीगेट्स के बारे में जाना है कि उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और अब हम जान रहे हैं कि वो जो एग्रीगेट्स थे जिनका रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था, तो फर्स्ट बॉक्स में ग्रॉस और नेट वो दोनों चीजें आती हैं, तो उनके बारे में जान रहे हैं कि वो ग्रॉस और नेट एक्चुअली में है। ठीक, सो ये टॉपिक ग्रॉस और नेट, मतलब वहां लिखने के लिए हमने जी और एन लिखा था, ग्रॉस नेट। वैसे ही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में जब भी कोई एडिशन किया जाता है, देन वी से दैट कि कुछ इन्वेस्टमेंट हुई है या कोई कैपिटल फॉर्म हुआ है। अब ये कैपिटल स्टॉक क्या है? तो कैपिटल स्टॉक में जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या फिर परचेस ऑफ मशीनरी या फिर एडिशन टू इन्वेंट्री, यानी कि या तो इन्वेंट्री बढ़ी होगी या तो मशीन्स खरीदी गई होगी, इन्वेंट्री में भी रॉ मटेरियल वगैरह आ जाएगा, या तो मशीन्स खरीदी गई होंगी या तो बिल्डिंग वगैरह का कंस्ट्रक्शन हुआ होगा। ये जो तीनों चीजें हैं या इसके अलावा भी और ऐसी कोई चीजें जो कैपिटल स्टॉक में ऐड कर रही हैं, वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। अब ये इन्वेस्टमेंट दो तरीके से, एक तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक तो नेट इन्वेस्टमेंट। अब यदि एकदम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आपको बताऊं कि भाई ग्रॉस और नेट क्या है, तो जब कभी हम पूरी चीज की बात करते हैं तो वो ग्रॉस होगी, मतलब ऐसा कुछ जिसमें से कुछ भी डिड्यूस नहीं किया गया, कुछ भी माइनस नहीं किया गया, कुछ भी हटाया नहीं गया। बिना किसी भी चीज को हटाए जो चीज कंप्लीट रखी जाती है उसको हम कहते हैं ग्रॉस। ठीक, ये ग्रॉस का मतलब है। कहते हैं ना ग्रॉस मिस्टेक कर दी हो तो बहुत बड़ी गलती कि इसमें से कुछ हटाया नहीं गया, तो बहुत ही बड़ा कुछ आपने कर दिया, तो वो ग्रॉस। जब ग्रॉस में से कुछ हटा लिया जाता है तो बचता है नेट। ये एक जनरल एक्सप्लेनेशन है याद रखने के लिए। काफी सारे बच्चों को याद नहीं रहता है कि वो ग्रॉस बड़ा है कि नेट बड़ा है। अब यहां से आपको समझ आ जाएगा, ग्रॉस में से कुछ भी हटाया नहीं गया, कुछ हटाने के बाद जो बना वो था नेट। तो ग्रॉस में से कुछ हटा के नेट बना, इसका मतलब डेफिनेटली ग्रॉस इज अ बिगर टर्म एंड नेट इज अ स्मॉलर टर्म। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं यहाँ पे कि बिगर टर्म और स्मॉलर टर्म? नेशनल इनकम का जो न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में या नेशनल इनकम का रेफरेंस पॉइंट इस चीज से आता है। ये देखो, इसको समझना जरूरी है कि जो भी आपको कन्वर्जन्स करने हैं, जो आपको बताया था ना वो 8 अलग अलग एग्रीगेट्स, तो एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे जब आपको जाना होता है तो वो एग्रीगेट्स के कन्वर्जन में ये पता होने से बहुत फायदा होता है कि एक्चुअली में बड़ी टर्म कौन सी है। क्योंकि यदि ग्रॉस बड़ी टर्म है और मुझे ग्रॉस से नेट निकालना है तो डेफिनेटली मुझे कुछ तो माइनस करना पड़ेगा, और यदि मुझे नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेफिनेटली मुझे कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। देखिए हमारे भोलू भाई के पास लिखा हुआ है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस बड़ी टर्म है, बड़े से छोटे पे जाना है तो कुछ माइनस करना पड़ेगा। नेट से ग्रॉस पे जाना है, छोटे टर्म से बड़े टर्म पे जाना है तो हमको कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा वो देखेंगे, लेकिन ये पता होने से भी बेनिफिट होता है कि भाई यदि मुझे ग्रॉस से नेट पे, नेट से ग्रॉस पे, तो माइनस करूं या प्लस करूं, वो क्लियर तब होगा जब आप ये समझेंगे कि ग्रॉस इज अ बिगर टर्मिनोलॉजी एंड नेट इज अ स्मॉलर टर्मिनोलॉजी। Difference है, okay? So whenever you convert gross into net, you subtract or minus something, and when you go from net to gross, you add something. तो difference, okay? Now what is gross? अब जैसे gross के बारे में मैंने आपको बताया कि बिना किसी चीज को reduce किए उसमें, addition to the stock of capital before making allowance for depreciation. Important term, depreciation. डेप्रिसिएशन को हटाए बिना जो वैल्यू है कैपिटल स्टॉक की, जो भी ऐड किया जा रहा है इकोनॉमी में, वो ग्रॉस वैल्यू है। एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ग्रॉस का एग्जांपल था कि सपोज मैं बाइक लेता हूं 1,20,000 की, तो 1,20,000 की जो बाइक मैंने ली है वो उसकी ग्रॉस वैल्यू है। अब 2018 में बाइक ली थी, आज 2020 चल रहा है, तो 2020 में तो बाइक 1,20,000 की नहीं बची, अब शायद वो 1 लाख की हो चुकी है। तो ये जो 20,000 2 साल में रिड्यूस हो गया है, ये 20,000 इज डेप्रिसिएशन।
और अब उसकी जो नेट वैल्यू बची है वो है 1 लाख। तो 1,20,000 वाली बाइक की वैल्यू 2020 में 2 साल के बाद हो गई है 1 लाख। लेकिन 2020 में भी यदि आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि उसकी ग्रॉस वैल्यू क्या है, तो ग्रॉस वैल्यू वही रहेगी 1,20,000। वो उसकी ग्रॉस वैल्यू है जिसमें से डेप्रिसिएशन नहीं आता है। ओके, यानी कि आप ये समझ लो कि ओरिजिनल बिल जो जितने की खरीदी गई है वो ग्रॉस वैल्यू। कैपिटल स्टॉक हैज फिक्स्ड एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक। ये हमको पता है कि फिक्स्ड एसेट्स और अनसोल्ड स्टॉक में इन्वेंटरीज आ जाती है। अनसोल्ड स्टॉक मतलब जो स्टॉक बिका नहीं है। अनसोल्ड स्टॉक को दोनों तरीके से भी ले सकते हैं कि ऐसा भी रॉ मटेरियल जो अभी तक यूज नहीं हुआ, ठीक, तो वो दोनों कैपिटल स्टॉक में आते हैं और उनकी ग्रॉस वैल्यू मतलब उनका कुछ भी वैल्यू रिड्यूस किए बिना जो वैल्यू है वो। अब ये जो ग्रॉस वैल्यू है इससे हमको ओरिजिनल इंडिकेशन नहीं मिलता। देखो पहले क्या लिखा है, इट डज नॉट इंडिकेट द एक्चुअल चेंज इन इकोनॉमिक स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन एसेट। मतलब हमको प्रोडक्टिव एसेट्स के ओरिजिनल कैपिटल स्टॉक के बारे में पता नहीं लगता ग्रॉस से। क्यों? यदि मैं आपसे कहूं कि 2020 बाइक की वैल्यू क्या है और मैं बताऊं कि 1,20,000, तो बाइक की वैल्यू 1,20,000 तो है नहीं ना, वो तो 2018 में थी, अब थोड़ी है, पहले थी वो, अब नहीं है। लेकिन यदि अभी भी मैं ग्रॉस वैल्यू ही बोलूंगा तो मुझे तो ये पता ही नहीं लगेगा कि उसमें से कुछ रिडक्शन हुआ भी है कि नहीं। हाँ, लेकिन यदि मैं ये कहूं 2020 में कि हाँ इसकी वैल्यू 1 लाख है, तब ठीक है, तब मुझे ओरिजिनल स्टेट पता लग रही है जो 1 लाख है। समझ में आया? तो ग्रॉस जो वैल्यू है वो ओवरऑल वैल्यू बताता है, तो कभी भी उस साल में उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है कैपिटल स्टॉक की ये नहीं बताता ग्रॉस। ग्रॉस तो उसकी ओरिजिनली वैल्यू बताता है, जब भी खरीदा था तब, चाहे 10 साल बाद भी पूछोगे तो 1,20,000 तो है ना। कई बार वो कहते हैं कि अरे हमने ना 25,000 की गाड़ी खरीदी, 25,000 की गाड़ी खरीदी थी 30 साल पहले, अभी भी वो बोल रहे हैं कि 25,000 की गाड़ी खरीदी, वो ग्रॉस वैल्यू बता है। आज उस गाड़ी की वैल्यू कुछ होगी क्या पता नहीं, ठीक। सो ये जो चीज है ये ग्रॉस वैल्यू है। सम अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल इज यूज्ड, जो फिक्स कैपिटल का पार्ट यूज हो गया है, जैसे कि आपकी बाइक है उसका जो हिस्सा यूज हो गया है वो डेप्रिसिएशन है, लेकिन उसका तो यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं है। डेप्रिसिएशन आपको पता है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स, राइट, तो डेप्रिसिएशन को तो यहाँ पे अप्लाई नहीं किया गया। तो ग्रॉस जो है वो सही पिक्चर नहीं दिखाता कि कितना स्टॉक अभी प्रेजेंट है, वो ग्रॉस वैल्यू से नहीं पता लगता। तो किससे पता लगेगा? वो पता लगेगा नेट वैल्यू से, ठीक है। तो अब देखते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। देखो नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक। मतलब कैपिटल स्टॉक को एक्चुअली में जितना ऐड किया है आपने इस पर्टिकुलर ईयर में, वो है नेट इन्वेस्टमेंट। अब एक्चुअल वाला कैसे कहेंगे? एक्चुअल वाला क्या कह रहे हैं? एक्चुअल वाला ये कह रहे हैं कि जब आपकी वैल्यू थी 1,20,000 की और उस 1,20,000 में से आपने डेप्रिसिएशन अलग कर दिया 20,000 का, तो अब इस साल उसकी वैल्यू 1 लाख रुपीस की है। मतलब आपके इकोनॉमी में 1 लाख रुपीस की बाइक अवेलेबल है इन 2020। तो नेट वैल्यू जो है दैट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, कि नेट में क्या करते हैं, जितना भी यूज हो गया, देखो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, वो वाला पार्ट जो यूज हो चुका है, तो ग्रॉस में से जो यूज हो चुका है उसको आपने हटा दिया तो बचा नेट। इट्स वेरी सिंपल, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, या फिर ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक ही बात, ठीक है। तो इसको आप ऐसे मतलब लिखने के लिए आप इसको लिख सकते हैं चाहे तो कि नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात बोलता हूँ कि कभी भी कोई एक चीज याद रखनी चाहिए। एक चीज याद रखने में फायदा होता है कि बार बार आपको याद नहीं रखना पड़ता। जैसे कि ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, यदि आपने ये याद रखा है तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करना है, उसको आपको अलग से याद रखने की जरूरत है। तो यू कैन रिमेम्बर ओनली वन थिंग कि भाई नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। अब ग्रॉस निकालना है तो आप अपने आप ही डेप्रिसिएशन इधर ले आओगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक। तो ये नेट वैल्यू है। अब थोड़ा सा डेप्रिसिएशन को देख लेते हैं फिर, जहां भी ग्रॉस और नेट की बात हो वहां डेप्रिसिएशन से रिलेशन, ये याद रखना,
तो डेप्रिसिएशन के कुछ नाम है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल पहला नाम, जो कि इस नाम से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो वो डेप्रिसिएशन ही है उसका। उसके अलावा कुछ और नाम है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, ये सारे उसके नाम हैं। ये हमने संदीप गर्ग बुक से लिया हुआ है, तो वहां के उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन इसके अलावा भी यदि किसी बुक का कोई डाउट है या ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी है जो आपको नहीं समझ आ रही है किताब की, तो आप उसको प्लीज पोस्ट कर दें और मैं उसके डाउट्स रिप्लाई करूँ। ठीक, तो ये डेप्रिसिएशन कंजम्पशन के कुछ नाम है, ये आप देख लेना याद। अब देखो सिंपल है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी कि अभी यदि रिप्लेस करूंगा तो कितने रुपए लगे, तो अभी की कॉस्ट 1 लाख। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, उसी को थोड़ा घुमा दिया। कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, मतलब कितना कैपिटल कंज्यूम कर चुके हैं उसके लिए यदि कुछ अलाउंस बनाया गया है तो वो भी यहाँ, तो मतलब ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। अब डेप्रिसिएशन है क्या, देखो डेप्रिसिएशन फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट, जो भी आपका एसेट है, देखो कैपिटल स्टॉक की बात हो रही है ना, तो फिक्स्ड एसेट आ गया। फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू है उसमें जो फॉल हो रहा है, वो जो वैल्यू उसकी रिड्यूस हो रही है, वो रिड्यूस्ड वैल्यू जितनी, रिड्यूस मतलब रिड्यूस होने के बाद वाली नहीं, जितनी वैल्यू रिड्यूस हो रही है वो 1,20,000 से 1 लाख पे आ गए, तो 1 लाख नहीं है 20,000, जितना डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन की फिक्स्ड एसेट की कितनी वैल्यू फॉल हुई है, वो डेप्रिसिएशन। अब ये फॉल ऑफ वैल्यू क्यों होती है, तो ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर में क्या है, मशीन है, यूज हो रही है, कुछ भी उस पे काम हो रहा है, तो कुछ ना कुछ मेंटेनेंस, कुछ वर्क, कुछ तो उसमें जो भी उसकी ओरिजिनल एफिशिएंसी थी वो उससे कुछ तो रिड्यूस होगी। आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो यू हैव द मैक्सिमम एनर्जी, देन ग्रेजुअली इट रिड्यूसेस। तो ये नॉर्मल वियर एंड टियर है कि मशीन है, वो चल रही है तो उसमें कुछ ना कुछ तो खराब हुआ होगा, या कुछ ना कुछ खराब नहीं भी हुआ होगा तो उतना एफिशिएंट नहीं होगा जितना वो पहले था। ठीक, सो नॉर्मल वियर एंड टियर। उसके अलावा विद नॉर्मल पासेज ऑफ टाइम, नॉर्मल पासेज ऑफ टाइम मतलब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कोई मशीन है वो आपने रखी है, आप उसको शायद यूज भी नहीं कर रहे लेकिन आपने रखी हुई है, तो 6 महीने के बाद अब जो वो ओरिजिनली थी, अब 6 महीने के बाद वैसी तो नहीं बची होगी, कुछ ना कुछ तो टाइम के साथ साथ वेदर का, टेम्परेचर का, इन सब चीजों का उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो कहीं ना कहीं पासेज ऑफ टाइम की वजह से भी उसकी कॉस्ट रिड्यूस होती है। आप देखना, आप कोई मशीन खरीदने जाते हो और उसका मैन्युफैक्चरिंग 2011 में यदि हुआ है, तो अभी आप बोलोगे यार 2011 से बना हुआ है, अभी 2020 चल रहा है, 2011 से चल रहा था, 2020 चल रहा है, सो इट्स ह्यूज गैप, थोड़ा सा प्राइस, तो प्राइस रिड्यूस कर देते हैं। और लेटेस्ट कोई चीज है जो इसी साल मैन्युफैक्चर हुई है तो फिर वो उसका रिड्यूस नहीं करती, तो ये एक तो पैसेज ऑफ टाइम की वजह से उसकी वैल्यू कम होती है। लास्ट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में ये है कि टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जैसे कि आपने 2020 में कोई मोबाइल खरीदा है तो ग्रेजुअली आजकल तो 6 महीने में ही वो पुराना लगने लग जाता है, क्योंकि कुछ नई चीजें मार्केट में आ गई है, उसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, या फिर वो टेक्नोलॉजी जो बेसिक अपग्रेड मांग रही है तो आपकी स्पेस कम हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, तो उसका जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है एक्चुअली ऑब्सोलेट। तो ये चीज है कि भाई वो टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी डाउन होती जा रही है, तो इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, ये ऐसा कुछ, तो चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये चीज है। ठीक, तो इन 3 चीजों की वजह से मेजरली किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होती है, और जितनी वैल्यू रिड्यूस होती है उस वैल्यू को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सीखना क्या है, ये तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके ये सीख सकते हो कि भाई ये क्या लिखना है इसमें, कि इसके अलावा जो आपको मेन बात ध्यान रखनी है वो ये, हमको न्यूमेरिकल के लिए एक ही चीज की जरूरत पड़ेगी, वो ये कि नेट से ग्रॉस पे यदि जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में हम ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं, ग्रॉस दिया है और नेट पे जा रहे हैं, तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर, बस इतना ही याद रखना। और इसके लिए ये जो गोलू भाई का डायग्राम है वो ध्यान रखना, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस किया है और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड। ठीक, तो ये था इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब अगला देखते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक, हमने जो बॉक्स बनाए थे आपको अभी ये देख के लग रहा होगा कि ये जगह खाली क्यों छोड़ी है, कि वर्क स्पेस है, अभी मुझे यहाँ पे कुछ समझाने के लिए जरूरत पड़ेगी। हमने जो 3 बॉक्स देखे थे, 1 2 3, यहाँ पे पी फिक्स था और यहाँ पे एनपी या एफसी आता है। तो ऐसे ये वाला ब्लॉक अभी हम देख चुके हैं और अब बात चल रही है इस ब्लॉक की, सेकेंड ब्लॉक। तो सेकेंड ब्लॉक में कौन सी 2 चीजें देखी थी हमने? सेकेंड ब्लॉक में एक हमने देखा था नेशनल और एक हमने देखा था डोमेस्टिक। हैंडराइटिंग अच्छी लिखेंगे। एक था डोमेस्टिक और एक था नेशनल। ये नेशनल क्या था? नेशनल आपको बताया था, नेशनल क्या था? नेशनल मतलब वो वाली इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट्स ने अर्न की। क्या किया है? नॉर्मल रेसिडेंट्स ने जो इनकम अर्न की, वो हमने कहा था कि नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट है, नेशनल इनकम का पार्ट है कि नॉर्मल रेसिडेंट्स। अब ये जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं ये या तो डोमेस्टिक टेरिटरी में भी हो सकते हैं या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर भी हो सकते हैं। और जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो तो सिर्फ हमारी अपनी टेरिटरी की बात हम कर रहे हैं कि हमारी टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन या कितना पैसा अर्न किया। तो जब बात चलेगी डोमेस्टिक और नेशनल की, तो यहाँ पे नेशनल इज अ बिगर कॉन्सेप्ट। नेशनल बड़ा कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि नेशनल बड़ा कॉन्सेप्ट है और डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट है, इसलिए जब भी कभी बड़े से छोटे पे जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा और छोटे से बड़े पे जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा। मतलब नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो कुछ माइनस होगा और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो कुछ प्लस या ऐड होगा। तो ये मेरे ख्याल से ये तो क्लियर है कि नेशनल और डोमेस्टिक में क्या ऐड होगा क्या नहीं ऐड होगा। अब इसको जरा यहाँ पे देखते हैं कि ये है क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या अब्रॉड लिखा है, इसका एक मीनिंग तो क्लियर हो गया कि ये कितना सेक्टर इकोनॉमी है। करेक्ट, 4 सेक्टर है ना। 3 सेक्टर तक तो अब्रॉड होता ही नहीं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं होता। तो हमेशा 3 सेक्टर इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है और जब भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात आती है तो ओपन इकोनॉमी यानी कि 4 सेक्टर। ठीक, ओके। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब पहली चीज तो ये देखो कि फैक्टर इनकम क्या है। नेट तो हमको पता है, नेट मतलब किसी में से कुछ चीज, नेट जो आपके पास बचा है वो, यानी कि आपके पास जितना भी आया और आपके पास से जो गया, उन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो बचेगा वो नेट अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1000 रुपीज का इनकम हुआ और मेरा जो कॉस्ट था वो 300 रुपीज का था। तो 1000 आए हैं, 300 गए हैं, तो जो नेट बचा है वो 700। तो नेट का मतलब तो हमको पता है। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम आपको पता होगा, फैक्टर इनकम पढ़ा है हमने पिछली वीडियोस में। फैक्टर इनकम मतलब वो इनकम जो फैक्टर सर्विसेज के बदले में मिलती है, या फिर सिंपल शब्दों में कहूं तो वो इनकम जो मेहनत के बदले मिलती है। मतलब जब भी आपने कभी कोई पैसा कमाया है और उसके बदले में आपने कुछ काम करके दिया है, कोई मेहनत करके दी है, तो उसके बदले में आने वाला इनकम इज फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको याद रखना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम यहाँ पे आएगा, टू भी आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम अब्रॉड मतलब वहां से आया, टू अब्रॉड मतलब यहां से गया। फ्रॉम और टू इतना आपको पता है, पर इस वर्ड का ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये इसके बेसिस पे भी कई बार वो एक अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन बना लेते हैं। मतलब जिसको फ्रॉम की जगह टू कर देते हैं तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसीलिए फ्रॉम और टू का याद रखना है कि वो पूछा क्या है। ओके, इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को बोलते हैं NFIFA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIFA। कुछ किताबों में इसको NFIA भी कहा है, यहाँ पे लिखा है मैंने NFIA, नेट फैक्टर इनकम। तो इसी का नाम है NFIFA और NFIA। तो इसको शॉर्ट में ये बोलते हैं NFIFA और NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब मैंने आपसे कहा नेट
नेट मतलब आया कितना और गया कितना। तो ये NFI-FA को निकालने का सिंपल सा तरीका है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब जो फैक्टर इनकम वहां से आई है उसमें से जो फैक्टर इनकम यहां से गई है उसको माइनस कर दिया। अब देखो क्या होगा, हमारे यहाँ के कुछ नॉर्मल रेसिडेंट्स जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ के कुछ नॉर्मल रेसिडेंट जिनकी प्रॉपर्टी वगैरह बाहर है या जिनका इन्वेस्टमेंट बाहर है, हमारे यहाँ के कुछ नॉर्मल रेसिडेंट जिनकी कंपनीज अब्रॉड में है, तो उनको उससे कुछ इनकम हो रही है, वो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो लोग पैसा देंगे ना उनको, जैसे जॉब करी, मैं मान लो नॉर्मल रेसिडेंट्स इस कंट्री का हूं, हाँ ये एक बहुत अच्छी बात है, यदि मैं नॉर्मल रेसिडेंट इस कंट्री का हूं तो डेफिनेटली मैं किसी और कंट्री में 1 साल से कम रहा। पॉज करके सोचना मेरे को, यदि मैं इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट हूं तो मतलब मैं पिछले 1 साल में ज्यादा टाइम इंडिया में ही रहा हूं, इंडिया से बाहर 1 साल से कम ही टाइम के लिए। क्योंकि जैसे ही मैं 1 साल से ज्यादा अमेरिका में रहता तो फिर मैं अमेरिका का नॉर्मल रेसिडेंट हो जाता। फिर हमने पढ़ा था नॉर्मल रेसिडेंट कि मोर देन 1 ईयर तो उधर का रेसिडेंट हो जाता है। इसका मतलब यदि मैं इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट हूं और बाहर कहीं काम करने गया 2 महीने, 6 महीने, 5 महीने, वो काम करते टाइम मुझे वहां से जो भी सैलरी, वेजेस या मेरी कंपनी को प्रॉफिट वगैरह जो भी कुछ हुआ, मेरे शेयर्स थे तो मुझे डिविडेंड मिल गया कंपनी से, वो सब कुछ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पर फैक्टर इनकम, ठीक है, ट्रांसफर इनकम नहीं। फीटा FITA फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से मतलब है कि वहां के कुछ नॉर्मल रेसिडेंट यहां काम कर रहे होंगे, जैसे हमारे कुछ लोग वहां काम करते हैं वैसे उनके कुछ लोग हमारे यहाँ भी काम कर रहे होंगे, तो उनको हम जो पेमेंट देंगे वो होगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड, तो ये फ्रॉम और टू इन दोनों को जब डिफर करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम। ठीक, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आ कम रहा और जा ज्यादा रहा। बिल्कुल पॉसिबल है, यदि ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा तो वैल्यू माइनस में आएगी, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल। यदि ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। यदि दोनों बराबर होंगे तो जीरो हो जाएगा, यदि दोनों बराबर है तो जीरो हो जाएगा। और एक और कंडीशन में जीरो होगा, जब 2 सेक्टर या 3 सेक्टर इकोनॉमी है, 2 सेक्टर 3 सेक्टर में भी ये जीरो ही होगा, क्योंकि वहां पे तो अब्रॉड से कुछ लेना देना ही नहीं। ठीक, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि ये पॉजिटिव वैल्यू ही हो। ठीक, NFI फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, देन इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स। ये बात नॉर्मल रेसिडेंट्स की चल रही है, मैं बता चुका हूं कि नॉर्मल रेसिडेंट, यदि हमारे यहाँ का कोई नॉर्मल रेसिडेंट है और वो बाहर से कुछ कमा के ला रहा है तो फिर वो यहाँ ऐड होगा। लेकिन कोई उनकी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट उनकी कंट्री में ही कमा रहा है तो उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं। सुनो फिर, उनकी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट उनकी कंट्री में कुछ इनकम कर रहा है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। उनकी कंट्री का रेसिडेंट है, उनकी कंट्री में कमा रहा है, उससे हमारा क्या लेना देना। हमारी कंट्री का रेसिडेंट उनकी कंट्री से कमा रहा है तो हमारे पास पैसा आएगा, उनकी कंट्री का रेसिडेंट हमारे यहां से पैसा कमा रहा है तो हमारे पास से पैसा जाए। ठीक, तो बात नॉर्मल रेसिडेंट। दूसरी बात फैक्टर इनकम की है, ट्रांसफर इनकम की नहीं। लिख देता हूं मैं, चाहे याद रहेगा, नॉट ट्रांसफर इनकम, ओनली फैक्टर। ट्रांसफर इनकम नहीं, सिर्फ मेहनत की ही कमाई, बाकी के नहीं, दया दृष्टि कुछ नहीं। हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल। अब इससे हमको क्या हेल्प मिलती है, जब हम ये पता कर लेते हैं कि हमारे पास से जो पैसा बाहर गया है और बाहर से कितना पैसा हमारे पास आया है, जब कुछ नेट वैल्यू निकाल लेते ना हम, तो हमको ये पता चल जाता है कि हमारे यहाँ पे डोमेस्टिकली कितना पैसा कमाया गया है और बाहर कितना पैसा कमाया, जब हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, डोमेस्टिकली एंड नेशनल इनकम।
डोमेस्टिक इनकम का मतलब है वो इनकम जो डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई है। पॉलिटिकल फ्रंटायर्स पढ़ाया था, पिछले वीडियोस जाके देख लो। पॉलिटिकल फ्रंटायर्स वगैरह जो है डोमेस्टिक इनकम, वो मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वाली इनकम। और नेशनल इनकम मतलब नॉर्मल रेसिडेंट्स जो कमाते हैं, वो चाहे बाहर भी कमाए। तो जब हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक वाली जो इनकम है, जो अपने अपने डोमेस्टिक टेरिटरी, उस डोमेस्टिक वाली इनकम के अंदर यदि हम कुछ बाहर से आने वाले लोगों का पैसा भी ऐड कर देते, बाहर से आने वाले मतलब हमारे ही रेसिडेंट बट वो बाहर से कमा के लाए, यदि उसको ऐड कर देते हैं तो वो देश की पूरी इनकम हो जाती है। एक बार फिर से दो, यदि हम अपनी डोमेस्टिक इनकम मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, तो डोमेस्टिक टेरिटरी वाली इनकम में उस इनकम को भी मिला लेते हैं जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट बाहर से कमा के लाए हैं, तो फिर वो पूरे देश की इनकम हो जाती है। वो है नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक में कुछ ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम बन जाएगा। सही बात है, डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट है, छोटे में कुछ ऐड करेंगे तो बड़ा बन जाएगा। तो डोमेस्टिक में कुछ ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये याद रखना कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करने का बोल, ठीक। इसमें एक और ट्रिक भी आती है, वो बाद में बताता हूं आपको। ओके, तो ये तो है। अभी एक चीज और देख लेते हैं। क्या देखा हमने अभी देखा कि नेट फैक्टर इनकम मतलब नेशनल, यदि आपको इनकम निकालनी है, नेशनल इनकम आप बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डोमेस्टिक इनकम में ऐड करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करूंगा तब जाके नेशनल इनकम बने। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है, देखो, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस FIFA माइनस FITA। ये फॉर्मूला भी पॉसिबल है। अरे भाई कुछ नहीं किया, NFIFA की वैल्यू डाल दी, NFIFA की वैल्यू डाल दी, FIFA माइनस FITA अभी तो पढ़ाया। तो डोमेस्टिक इनकम में इसको ऐड कर दिया तो नेशनल इनकम आ गया। अब नेशनल इनकम में से इसको हटा दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वो आ जाएगा। इंपॉर्टेंट सीखने की, ये तो इजी था। इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में एक बार दिया होता है कुछ और। क्या दिया होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह दिया रहता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो नेशनल इनकम निकालनी है, डोमेस्टिक इनकम दी हुई है और आपको दिया है NFITA, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है और आपको निकालना नेशनल इनकम। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना। यहां पे जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस किया तो टू अब्रॉड को माइनस कर दिया, सिंपल। अरे भाई आपको फ्रॉम अब्रॉड दिया ना, फ्रॉम अब्रॉड को आपने ऐड किया तो टू अब्रॉड को माइनस कर देना। मतलब यदि फ्रॉम की जगह टू दिया है तो आपने साइन को उल्टा कर दी, प्लस की जगह माइनस कर दी। ये कर सकते हैं। इसमें एक चीज और है, एक चीज और इसमें ये आती है कि जब कभी ऐसा है कि NFITA, यदि मान लो NFIFA की वैल्यू नेगेटिव दी है तो क्या, मैंने आपसे कहा यहां पे कि भाई ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। यदि वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है और इसकी वैल्यू NFIFA की वैल्यू माइनस में दी तो आप क्या करोगे? प्लस साइन लगाओगे या माइनस? आपको साइन प्लस ही लगाना है, लेकिन NFIFA की वैल्यू यदि माइनस में दी है तो माइनस के साथ वैल्यू पुट कर दो। मतलब आपको साइन के कन्वर्जन नहीं करने, साइन में चेंज करो, एक स्टेप आगे कर लेना, होगा तो माइनस ही, लेकिन पहले से मत करो, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपने क्या किया, NFIFA प्लस होता है, यदि वैल्यू अपने आप ही माइनस में दी है तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ, मैं तो सीधे NFIFA की जगह पे वैल्यू रख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास NFIFA की वैल्यू दी है -10,
हो गया, अभी भी सही है, कोई गलत नहीं। वैल्यू दे रखी है माइनस में, यहां पे माइनस है, इसकी वैल्यू भी माइनस में दी है, तो मैं क्या करूंगा, दिया NFI T है ना, तो मैं माइनस लगा रहा हूं और -10 वैल्यू है तो मैंने माइनस कर दिया। मतलब ये कन्वर्जन आप मन में मत करो, आप एक स्टेप लिख दो उसके बाद करो, तो इससे गलती नहीं होगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे वर्क करके आपको बताया, ठीक, ओके। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के कंपोनेंट्स देखिए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में कंपोनेंट्स कौन से हैं? नेट कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज। अब ये हर जगह नेट नेट वर्ड चल रहा है। नेट मतलब ऐसा भी कॉम्पेंसेशन या सैलरी या वेजेस होंगे जो हमने उनको दिए होंगे और ऐसे भी होंगे जो उन्होंने हमको दिए होंगे, तो हमको उसका नेट वैल्यू ले लेना। नेट कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज, पहला कॉम्पेंसेशन मतलब सैलरी वगैरह वो पता है आपको। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप, आपकी कुछ प्रॉपर्टी से या आपकी किसी कंपनी या बिजनेस की वजह से आपको या तो रेंट मिलेगा, या तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, या तो फिर आपको डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि आपने कंपनी में पैसा लगाया तो उसके बदले में आपको डिविडेंड मिल रहा है, या फिर आपने किसी को पैसे दिए हैं तो बदले में इंटरेस्ट पे कर रहा है। मतलब ये नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो कोई हमारे यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट जैसे मुकेश अंबानी इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट है, वो यदि अमेरिका में कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको बदले में कुछ मिलेगा, तो वो हम इधर काउंट करेंगे। देन नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है पता है वैसे आपको? रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब कंपनी के पास जब भी कोई पैसा आता है उसमें से सब कुछ देने के बाद, टैक्स डिविडेंड वगैरह सब कुछ देने के बाद जो बचता है उसका कुछ जो हिस्सा कंपनी अपने लिए रख लेती है, वो रिटेन्ड अर्निंग्स। पार्ट ऑफ, ये प्रॉफिट का पार्ट है जिसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, मतलब प्रॉफिट का वो पार्ट जिसको डिविडेंड और टैक्स के बाद में निकाला जाता है। तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स कई बार कंपनी अपने बेनिफिट के लिए रख लेती है, तो ये चीज है। मतलब हमारे किसी बंदे की फॉरेन में कंपनी है और उसने कुछ पैसा अपने पास रिटेन कर लिया, तो वो भी हमारे पास काउंट हो जाएगा। लेकिन वो हमारे डोमेस्टिक में काउंट होगा क्या? वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट होगा। इसलिए नेशनल इज अ बिगर कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक इज अ स्मॉल। तो ये बेसिक 3 कंपोनेंट्स है। कई बार एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि ये ना दिया हो कुछ, इनमें से कुछ दिया हो, तो यदि इनमें से कुछ दिया है तो इसको ऐड कर देना। मतलब ये कंपोनेंट्स इसीलिए बताया क्योंकि कभी एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन में NFI-FA ना दिया हो डायरेक्ट, या FI-FA भी ना दिया हो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कुछ ना दिया हो, पर ये कंपोनेंट्स दिए, तो आप इसके बेसिस पे भी अपना आंसर बना सकते हैं। ठीक, तो ये कंपोनेंट्स है, ये बेसिक वाला है, और ये फॉर्मूले के वेरिएशन है। NFI-FA प्लस होता है, NFI-TA माइनस होता है, ये अब हमको क्लियर हो चुका है, कोई टेंशन की बात नहीं। तो ये हमारा सेकंड वाला बॉक्स भी क्लियर हो। अब थर्ड वाला, ये हमारा थर्ड ब्लॉक, ये कौन सा था वो थर्ड ब्लॉक? 1 2 3, यहाँ पे P फिक्स्ड, यहाँ पे, तो ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं। अब ये वाला है, यहाँ पे एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक, एक तो वो है जो मार्केट में जिस प्राइस पे बेचा जाता है। मार्केट प्राइस मतलब क्या? प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन मार्केट। जो भी प्रोडक्ट किसी मार्केट में जिस भी प्राइस पे बेचा जाता है वो मार्केट प्राइस। फिर देन फैक्टर कॉस्ट मतलब जो अमाउंट उन फैक्टर सर्विसेज के लिए दिया गया है जो उसको प्रोड्यूस करने में लगी है। सो फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या? देखो नाम वही है, फैक्टर इनकम, पेमेंट, कॉस्ट, ये सब। बात ये है अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कंट्रीब्यूशन के लिए जो पैसा उनको दिया जाता है उसको कंपनी के टर्म्स में फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। अब ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो वही है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, और उनके बदले में जो मिलता है वो भी वही है, रेंट, इंटरेस्ट, है ना, और क्या था अपना लेबर के बदले में वेजेस और प्रॉफिट। तो ये चीज है। मार्केट प्राइस सब चीजों को ऐड करके फाइनली बेचा जाता है। फैक्टर कॉस्ट मतलब जितने का दिया है।
अब ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का गैप क्या है? जब मैंने लेबर को उसका वेज दे दिया, लैंड जिससे लिया था उसको रेंट भी पे कर दिया, जिससे पैसा लिया था उसको इंटरेस्ट भी दे दिया, और जो कंपनी रन कर रहा था उसको प्रॉफिट भी दे दिया, तो ये सब मिला के मेरा प्रोडक्ट बन गया से 100 रुपीज का। तो 100 रुपीज का बन गया तो क्या मैं 100 रुपीज का सेल कर दूंगा क्या? नहीं, मुझे कुछ तो टैक्स पे करना, 100 पे कुछ टैक्स ऐड होगा, मतलब फैक्टर कॉस्ट में टैक्स ऐड करूंगा तो मार्केट प्राइस आ जाए। फिर प्लस जो भी मार्केट प्राइस उसका डिसाइड होगा, कई बार गवर्नमेंट उस पर कुछ सब्सिडी भी दे देती है उसको सस्ता करने के लिए, ताकि वो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके। तो ये चीज, मतलब एक बात फिक्स है कि जो भी होगा वो 100 के ऊपर ही होगा। तो मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस ये बड़ा कॉन्सेप्ट है फैक्टर कॉस्ट से। तो हमारे गोलू भाई ने हमको बताया कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते वक्त कुछ तो माइनस किया जाता है। बड़े से छोटे पे जाना है तो माइनस कर, और छोटे से बड़े पे जाना है तो प्लस कर। अब वो माइनस या प्लस क्या करना है, देखिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्यों, फिर यहां भी फिर से नेट आ गया। नेट इसलिए आ गया क्योंकि टैक्स तो लगा है, किसी भी गुड या सर्विस के प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। हमको पता है इनडायरेक्ट टैक्स आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जैसे कि हमारा जीएसटी। अभी सारे टैक्स को हटा के एक ही टैक्स लग रहा है, जीएसटी। इस टैक्स की वजह से प्राइस इंक्रीज भी हो जाती है उसकी। तो एक तो इनडायरेक्ट टैक्स है कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स यदि किसी कॉस्ट पे लगाया गया तो उसकी प्राइस बढ़ गई, ठीक, ओके। देन गवर्नमेंट कई बार सब्सिडीज भी देती है, इकोनॉमिक असिस्टेंस, इकोनॉमिक या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट विथ मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है 7,000 8,000। तो वो छोटी बाइक पे ना 30,000 की बाइक पे 7,000 का सब्सिडी, यानी कि आपको 23 या 22,000 के आसपास ही पड़ती है। तो ये जो इकोनॉमिक असिस्टेंस दे रहे हैं वो जनरल वेलफेयर से, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे, पॉल्यूशन कम होगा, पेट्रोल फॉरेन से कम मंगाना पड़ेगा जो क्रूड ऑयल है, तो कहीं ना कहीं वो देश को बेनिफिट है। तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करे। अब ये जो इकोनॉमिक असिस्टेंस है इससे उसकी मार्केट प्राइस पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अभी भी फैक्टर कॉस्ट तो वो है ही, क्योंकि वो तो लोगों को पे करना ही करना है बनाने के लिए जरूरत, लेकिन मार्केट प्राइस पे असर पड़ेगा। तो सब्सिडी वो है। सब्सिडी क्यों दी जाती है, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट के लिए, जैसे कि आप एक्सपोर्ट रेडी बना सके, उनको एक्सपोर्ट के लायक आप अपने प्रोडक्ट्स को बना सके, इसलिए कंपनी कुछ गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज आपको देती है। सेकंड, आपको कुछ बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट करना, जैसे कि किसी एरिया में फैक्ट्रीज है ही नहीं, उस एरिया को डेवलप करने के लिए आप उस एरिया में फैक्ट्री लगवा लो। तो उस एरिया में जैसे आप फैक्ट्री लगाओगे तो कंपनीज को शायद कुछ लॉस बियर करना, इस लॉस को जब गवर्नमेंट पे कर देगी तो कंपनीज का इशू सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए उन जगह पे ग्रोथ हो, जैसे ईस्ट इंडिया, काफी समय तक ईस्ट इंडिया में इंडस्ट्रीज का सेटअप हुआ ही। आफ्टर 2014 जब मोदी गवर्नमेंट आई उसके बाद वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी और वो सब उन्होंने स्टार्ट किया कि ईस्ट की तरफ देखना है, वहां पे भी पॉलिसीज बनानी है, वहां पे कुछ डेवलपमेंट करनी। तो जब उन्होंने ये किया तो उन्होंने कंपनी को सब्सिडीज दी, जिससे कि वो वहां जाके कंपनी सेटअप करे। इससे प्राइस कम हो जाती है, टैक्स से बढ़ जाती है, इससे कम हो जाती है। तो इनका नेट इंपैक्ट पता चले, इसलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट का कुछ अलग से मतलब एनआईटी कोई अलग टर्म नहीं है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि भाई जिसकी वजह से ऐड हो रहा है कॉस्ट, प्राइस बढ़ रही है, और जिसकी वजह से प्राइस कम हो रही है, तो नेट इंपैक्ट पता लग जाए टैक्स का और सब्सिडी कि भाई अल्टीमेटली प्राइस बढ़ी या कम है। तो वो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इतना ही है और इससे ज्यादा कुछ। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कोई अलग से टर्म नहीं है, जैसा कि हमने अभी इसके पहले देखा था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये कोई अलग से टर्म नहीं है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, तो वो उसका नेट इंपैक्ट है। तो यहाँ पे भी जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रही है, जिसकी वजह से प्राइस कम हो रही है, उनका नेट इंपैक्ट मार्केट प्राइस पे क्या है वो पता करने के लिए ये करते हैं। क्लियर, ये क्लियर हुआ। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो भैया मार्केट प्राइस बड़ी चीज है।
मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट में से माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फैक्टर कॉस्ट में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि मार्केट प्राइस निकालने के लिए फैक्टर कॉस्ट में से माइनस करेंगे। फैक्टर कॉस्ट छोटा है कि बड़ा है? फैक्टर कॉस्ट छोटा है, नीचे लिखा देखो, छोटे से बड़े पे जाने के लिए। अब लिखते लिखते मुझसे थोड़ा सा एक बार थॉट से स्लिप हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने लिखा दिमाग में है कि क्या हो, फैक्टर कॉस्ट तो छोटा है, छोटे में से माइनस करूंगा तो और छोटा हो जाएगा, तो ये कैसे पॉसिबल? उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। जब मैं ऐड करूंगा तभी मेरा सॉल्यूशन सही बनेगा। समझ में आया? तो ये चीज ओके। अभी देखो इसको, फैक्टर कॉस्ट प्लस आईटी माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। बोलो हाँ, बोलो भाई हाँ, सही है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला लिख दिया, बस और कुछ नहीं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला इसको लिख दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो ये फॉर्मूला। अब जब आपको एफसी से एमपी पे जाना है, आपको कभी मान लो एफसी निकालना है, तो आप इसको उठा के इधर ले जाना। तो जब भी कभी एफसी से एमपी पे जाना होगा तो ऐड करूंगा, एमपी से एफसी पे आना पड़ेगा तो ये जो टर्म है ना कि इससे उस पे जाना पड़ेगा, ये इससे उस पे जाना पड़ेगा का मतलब जो आपको चीज दी हुई है और जो आपको निकालनी है, जो भी निकालना है तो आप देख लो कि जो दिया हुआ है वो छोटा है कि बड़ा है। जो दिया है वो छोटा है और निकालना है वो बड़ा है, तो फिर ऐड कर देंगे। जो दिया है वो बड़ा है और जो निकालना है वो छोटा है, तो फिर सबट्रैक्ट। ठीक, तो ये हमारे जो आज के तीनों मेन फॉर्मूले थे कि ग्रॉस से नेट में कैसे कन्वर्ट होता है, उसके बाद नेशनल से डोमेस्टिक में कैसे होता है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये कन्वर्जन हमको क्लियर है कि कैसे करने हैं। अब कन्वर्जन के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम कन्वर्जन सिखाएंगे कि एक से दूसरे पे कैसे जाया जाता है, और उसके बाद फिर वो एग्रीगेट्स के बारे में एक वीडियो देख लेंगे। तो उससे हम काफी हद तक इसको क्लियर कर चुके होंगे, और लास्ट में फिर नेशनल इनकम की मेथड्स। ठीक, थैंक यू।